नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस लॉ। इसमें पिटिशनर जो होता है वो एक लीडर होता है और उसकी अरेस्ट जो है 1947 के बाद की जाती है बार बार और उसे छोड़ दिया जाता है और 1950 को फिर एक बार उसको अरेस्ट किया जाता है और इस बार जो अरेस्ट होती है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो होता है 1950 यानी 1950 का, उसके अंडर की जाती है। अपनी डिटेंशन के बाद पिटिशनर जो है वो आर्टिकल 32 जो है संविधान का, उसके अंडर मूव करते हैबेस कॉर्पस की पिटिशन डालता है कोर्ट में और वो कहता है कि ये जो ऑर्डर है वो संविधान का आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, 21 और 22 की वायलेशन करता है। और साथ ही उसका कहना था कि भाई ये जो ऑर्डर जारी किया गया है ना, ये मैलाफाइडली इशू किया गया है, यानी कि बैड फेथ, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने मेरी प्रति कोई दुर्भावना रखते हुए ये ऑर्डर जारी किया है। और साथ ही पिटिशनर ने इसमें आर्टिकल 19 और 21 के बीच में एक रिलेशनशिप भी बताया कि भाई आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ लिबर्टी के बारे में बात करता है और ये लिबर्टीज़ जो हैं वो 19 के अंदर बताई गई हैं। यानी कि एक तरह से पिटिशनर ने ये कहा कि आर्टिकल 19 और 21 के बीच में रिलेशनशिप है। तो इसमें सबसे पहले बात करें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की, जिसके बारे में कि पिटिशनर ने ऑब्जेक्शन किया था, जिसके अंदर कि ये कहा गया है कि भाई स्टेट जो है इस तरह का कोई भी लॉ नहीं बना सकती जो कि इस पार्ट यानी पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उनको एब्रिज कर दे या उनको सुपरसीड कर जाए। तो इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो कानून बनाया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, ये लेजिस्लेचर ने बनाया है और ये पावर या अथॉरिटी लेजिस्लेचर के पास है। और आर्टिकल 13(2) के अंदर जो मनाही की गई है उसमें इस तरह से लेजिस्लेचर के जो एक्ट हैं वो नहीं आते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह का एक्ट चाहे वो जितना भी गलत हो, चाहे जितना भी अनरीजनेबल हो, अगर लेजिस्लेचर बनाकर उसको पास कर देती है तो उसके अंदर आपको डिटेन किया जा सकता है और आपकी लाइफ लिबर्टी जो है उससे आपको डिप्राइव किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी की, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की गई है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि भाई आपका आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ लिबर्टी तो पहले से ही सस्पेंडेड है। तो जब आपको कोर्ट ने पहले से ही डिप्राइव कर दिया है या आपका राइट सस्पेंड कर दिया है तो फिर जो आपका मूवमेंट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आप तो पहले से ही डिटेन हैं। मूवमेंट का प्रश्न तो उस आदमी का उठता है जो कि आज़ाद हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि भाई ये ऑलरेडी कहा गया है कि बाय लॉ जो है आपको डिप्राइव किया जा सकता है आर्टिकल 21 के अंडर आपकी लाइफ और लिबर्टी से। तो यहाँ पर जो लॉ बनाया है वो लेजिस्लेचर ने बनाया है और वो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, तो आपको वहाँ से डिप्राइव किया जा सकता है। और जो पर्सनल लिबर्टी का मतलब है आर्टिकल 21 के अंडर, उसका मतलब सिर्फ बॉडीली फ्रीडम से है, इसके अलावा उसमें किसी तरह की और जो फ्रीडम नहीं है, यानी कि फिजिकल फ्रीडम। शारीरिक रूप से आप पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा जो पर्सनल लिबर्टी वर्ड है आर्टिकल 21 के अंडर, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और जहाँ तक बात है आर्टिकल 19 और 21 के बीच रिलेशनशिप की, तो वो नहीं है, ये दोनों अपने आप में अलग अलग आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन था वो आर्टिकल 22 के बारे में उठाया गया था और इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि भाई यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है कि स्टेट जितना टाइम चाहे आपको अंदर रख सकती है। तो इसके बारे में भी कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 जो है इस तरह की प्रोविज़न जो है करता है स्टेट के फेवर में, और वहाँ पर वर्ड जो है वो मे यूज़ किया गया है कि स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकती है। हालांकि यहाँ पर इस प्रोविज़न को रिपील करने की कोशिश भी की गई थी, जिसके लिए अमेंडमेंट भी लाई गई, पर उसको अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। जहाँ तक बात थी पिटिशनर की कि भाई ये जो ऑर्डर किया गया है वो मैलाफाइडली किया गया है, तो इसके बारे में कोर्ट ने कहा कि भाई इसका बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, आपको ये बताना है कि ये ऑर्डर मैलाफाइडली कैसे है। पर क्योंकि अथॉरिटी ने आपको ये नहीं बताया है कि आपकी अरेस्ट जो है वो किन ग्राउंड पे की गई है, इसलिए आप ये भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ये पता होगा कि भाई मुझे किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है, तभी तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये सही तरीके से किया गया है या गलत तरीके से। तो इसलिए ये भी आपका ग्राउंड जो है वो यूज़लेस है। तो कुल मिलाकर देखें तो पिटिशनर की सारी कंटेंशन जो थी उनको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एक्ट है वो इंट्रावायरस है, वो वैलिड है, पर इसकी सेक्शन 14 जो है वो इनवैलिड रहेगी। यानी कि सेक्शन 14 को बाहर कर दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द एक्ट जो है वो वैलिड है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर जजमेंट आ गई और जो पिटिशनर था उसके सारे क्लेम जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इस जजमेंट को बहुत अच्छा जजमेंट नहीं माना जाता है और बाद में इसकी जुडिशरी ने ही बहुत ज़्यादा आलोचना भी की कि भाई यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट या आपके मौलिक अधिकार हैं उनकी बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन की गई, यानी कि उनको बहुत ही एक सीमित नज़रिए से देखा गया। और लेटर ऑन जो उसकी इंटरप्रिटेशन थी यानी कि फंडामेंटल राइट की और स्पेशली आर्टिकल 21 की, उसको बहुत ब्रॉडन किया गया था मेनका गांधी और साथ में कई और सारे केसेस में। धन्यवाद।